आपने जैसे बोला कि विधायक और ये जितने एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनके बच्चे इनके स्कूल्स में नहीं जाते, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जाते बिकॉज फ्लॉज है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में। तो सिमिलरली आप अपने बच्चों को भी बाहर भेज रहे हैं, आपने अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? फ्रैंकली स्पीकिंग, इस एरिया नहीं है कि बच्चों को स्पोर्ट्स, मैं बड़े स्पोर्ट्स करा चुका बच्चों को। छोटे स्पोर्ट्स हम करा लेते हैं, कबड्डी वगैरह करा लेते हैं, खो खो करा लेते हैं हम, और उसको बड़े गेम्स नहीं था, उसलिए मेरे को आई हैव टू गेट एडमिटेड इन अनदर स्कूल, बड़े स्कूल में कराना पड़ा मेरे को। अगर आपको एक दिन के लिए अरविंद केजरीवाल की पोजीशन दी जाए, सीएम बनाया जाए, तो आप क्या चेंज करेंगे एजुकेशन सिस्टम में? सर पहले तो हाथ जोड़ूंगा सर वो। आप उनके पुरानी स्पीच, जब नेता बने पहले पुरानी स्पीच उठा के देख लो आप उनकी ना, और आप देख लो वो जो आदमी बोलता था कि मैं कि सेम कुर्सी में जूते की नोक पर है, जो जेल में जाने के बाद भी पहला सीएम बना इंडिया का, जिसने आज तक इस्तीफा नहीं दिया इसने अभी तक। वो आपको डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में क्या पता है? क्या होता है डायरेक्ट एक्शन डे पे मोहम्मद अली जिन्ना ने एक वो क्या था, एक फतवा जारी करते हैं ना कि अगर या तो हमें इंडिया सेपरेट पाकिस्तान से स्टेट दो में, वरना हम हिंदुआ कत्लेआम करेंगे हम। सो वेलकम मनोज सर टू द पॉडकास्ट लेट्स टॉक एजुकेशन। आज हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ बता दीजिए। आपके स्कूल का नाम, कब से रन कर रहे हैं, क्यों रन कर रहे हैं, क्या विजन है? मेरा नाम मनोज, मेरा स्कूल है जमुना पार में भागीरथी विहार सुमन विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल के नाम से। 1985 में स्कूल मेरे फादर ने ओपन किया था। पिछले 10 साल से स्कूल को मैं संभाल रहा हूँ अपने वाइफ के साथ, अपने भाई के साथ मिलकर। मैं मेरा स्कूल एक तो जो है, जिसे बोलते हैं हम अवैध कॉलोनी बोलते हैं, कच्ची कॉलोनी बोलते हैं, उस एरिया में बना हुआ है स्कूल मेरा ये। और दूसरा क्या है, हम स्कूल में जो मेरे स्कूल में फीस है वो पूरे दिल्ली में जितने भी सेकेंडरी स्कूल है सबसे कम फीस हम चार्ज करते हैं। और ये मेरे यूएसपी भी है, जितने फीस में जितने लोग स्कूलों में अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन का अमाउंट लेते हैं उतने महीने की फीस लेते हैं बच्चों की स्कूल में एरिया में। और बच्चों को हम सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो भी बड़े स्कूल से मिलती है, या चाहे स्मार्ट क्लास हो, इवन रोबोटिक्स भी हमने स्टार्ट किया हुआ लास्ट ईयर से। हमने कंप्यूटर क्लास है हमारी, सब कुछ जो प्रॉपर लैब से बनी है मेरे स्कूल में। जो फैसिलिटी बड़ी स्कूल मिलती है उसमें सब कुछ मिलती है मेरे स्कूल में फैसिलिटी सब। राइट। तो क्या देखते हैं आप स्कूल एजुकेशन को? इंडिया में आप काम कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, आपको क्या लगता है कि क्या एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्यों आप ये स्कूल चला रहे हैं, क्या विजन है इसको लेके? एक्चुअली जो मेरा जो विज़न था, एक्चुअली मेरे साथ स्कूल में आने का विज़न मकसद सिर्फ ये था कि मेरे पापा ने स्टार्ट किया, सब मेरा प्लानिंग थी कुछ कि मेरे को स्कूल में आना है मेरे को। लेकिन जब मेरे पापा के बाद मेरे को संभालना पड़ा तो फिर मैं कुछ चैलेंजेस तो आए। पहले चैलेंज तो यह है कि हम जिस एरिया में स्कूल रन करते हैं, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वहाँ के जो है गरीब तबका है, वो लोअर मिडिल क्लास का तबका है, वो जो महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता वो। लेकिन वो चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना नहीं चाहता अपने स्कूल में, क्योंकि रीज़न ये है गवर्नमेंट में भेजने का, जो मेरे कभी बात होती है पेरेंट्स से मेरी, कि बच्चे बिगड़ जाते हैं बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाकर उनके, क्योंकि क्या जी एक क्लास में 100-150 बच्चे होते हैं, बच्चों को टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, फिर दूर पड़ता है काफ़ी उनके। आप ये गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल दूर पड़ते हैं काफ़ी सारे। तो गवर्नमेंट तो दिल्ली की गवर्नमेंट तो बोल रही है कि उन्होंने तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल इतने बेहतरीन बना दिए हैं कि प्राइवेट स्कूल से लोग छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। क्या वो सच नहीं है? सर सचित ये बात तो सिर्फ वो पेरेंट्स बता सकते हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं वो। ऐसा अगर मुझे ऑप्शन मिलता है, आपको ऑप्शन मिलता है, तो इतने अच्छे होते हैं कि आप भेजेंगे गवर्नमेंट स्कूल, बच्चे को भेजेंगे क्या? गवर्नमेंट स्कूल आजकल टाइम में स्विमिंग पूल बने हुए हैं, ऑडिटोरियम बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को भेजने से बचता है। वो रीजन उसका सिर्फ यही है। नहीं, मेरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपसे। जो गवर्नमेंट बोल रही है, क्या वो सच है, झूठ है? गवर्नमेंट, मैं कहता गवर्नमेंट जो बोलती है उसका जवाब तो पेरेंट्स अच्छे तरह से दे पाएगा मुझसे अच्छे। जो बट आप भी एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, तो आप भी देखते ही होंगे आसपास, तो आइडिया तो आपको ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा कोई कॉम्पिटिटर आएगा, मैं एक बार देख के तो आऊँगा वो कर क्या रहा है। सिमिलरली गवर्नमेंट स्कूल स्ट्रेट अवे आपका कॉम्पिटिटर है, बिकॉज जैसे बच्चों के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस कैटेगरी के बच्चों के लिए, तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स भी काम कर रहे हैं। सो आपने जो सिस्टम को देखा है, जो इतना अभी पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम को बदला है हमारे दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने, आप सरकार ने, और स्कूल को इतना बेहतरीन बना दिया है कि लोग प्राइवेट स्कूल्स छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में आ रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या वो सच है, झूठ है? तो अगर ऐसा होता तो कितने मिनिस्टर जो है, कितने विधायक है जो उनके बच्चे खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं? एक भी नहीं है कोई भी। दूसरा, अगर इतने अच्छे होते तो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में ईडब्ल्यूएस के एडमिशन ना कराती। जो ईडब्ल्यूएस के एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं, 25% कोटा हर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में 25% कोटा ईडब्ल्यूएस का होता है। राइट।
तो अगर ये इतना अच्छा हो रहा था, गवर्नमेंट बच्चों को भेजती नहीं, हमारे स्कूल में ना भेजती बच्चों को वो। और ना ही कोई एक भी एमएलए, कोई भी एक भी मिनिस्टर, कोई एक बड़ा अधिकारी होता जिसके बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, कोई नहीं पढ़ता। वो सिफारिश लगा अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं खुद अपने बच्चों को। ऐसा क्यों है? को हकीकत नहीं मालूम है उन्हें कि वो जो चाह रहे हैं वो दे नहीं सकते वहाँ पर ना। वो सिर्फ पैसा लगाने से, कि आपने 23 लाख रुपए कमरा बना दिया आपने ना, वो कमरा में 4 लाख बना देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। जो क्लास में बोल रहे हैं, वो सिर्फ क्लास में पैसा लगाने देने से कुछ अच्छी थोड़ा बन जाती है कोई। अपने क्वालिटी एजुकेशन के बच्चों को मिल पा रही है वहाँ पर? क्या टीचर बच्चों को टाइम दे पा रहा है वहाँ पर? क्या एक मतलब आपको एक प्राइवेट स्कूल का और गवर्नमेंट स्कूल टीचर, प्राइवेट प्रिंसिपल में क्या फ़र्क है? गवर्नमेंट के इसका प्रिंसिपल को बेचारों टाइम नहीं मिलता कि वो ऑफिस से जाकर वो राउंड ले जा सके। वो इतने वक्त रखा है गवर्नमेंट ने कि आज ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, आज ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। वो टाइम ही नहीं होता कि उठ के बाद राउंड ले सके क्लास का। वो गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट वाला बेचारा जब भी सुबह आएगा, आते ही उससे पहले राउंड पे जाता है, पहले देख कर आता है क्लास में टीचर प्रॉपर है कि नहीं, प्रॉपर टीचर काम करा रहा है कि नहीं करा रहा है। वो डेली हर प्रिंसिपल का रिटर्न होता है, पहले जब राउंड पे जाएगा पहले वो। वही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात होती है प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल टीचर से, प्रिंसिपल से बात होती है, उनके वर्डिंग होता है, सर हमें ग्राउंड मारने का टाइम नहीं मिलता, राउंड जाकर राउंड ले सकें बच्चे के ग्राउंड स्कूल में जाकर। वो क्यों? वहाँ पर इतने डेली रिपोर्ट मांग जाते हैं गवर्नमेंट से कि आज उनके हर स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 3 या 4 स्कूल प्राइवेट उसके अंडर होते हैं, जिनको डीडम नहीं बोलते हैं ना। वो डेली उनसे रिपोर्ट मांग रहा था कोई ना कुछ, वो कि आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस बच्चे कितने हैं, इसमें कितने यूनिफॉर्म मिली, कितने को नहीं मिली। वो सिर्फ ये डेली रिपोर्टिंग मंगाते रहते हैं डेली ना। वो कब डेली फॉर्म कोई ना कोई नया फॉर्म आ रहा होता है उनके पास ना कि आज ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। उनका पूरा दिन इसी काम में बीतता है उनका। ना तो किसी टीचर से बात कर पाते हैं, ना उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं, वो ना ही कुछ राउंड ले पाते हैं। तो क्या समझ रही जिसका इंचार्ज है वो स्कूल देख नहीं पा रहा, उसे टाइम नहीं मिला, तो कैसे सबको क्या संभालेगा? तो उसको कौन सा देखेगा स्कूल को आकर? तो अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं, जहाँ पे आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सो किस कैटेगरी के बच्चे आते हैं आपके स्कूल में? मेरे स्कूल में लोअर इनकम जो ग्रुप है वो उस कैटेगरी बच्चे आते हैं मोस्टली। उसमें लेबर क्लास भी होती है उसमें, या फिर छोटी मोटी जॉब करने वाले काम होते हैं, कुछ सब्जी बेचने वाले भी होते हैं उसमें, कुछ शॉपकीपर होते हैं उसमें से, कुछ अच्छे भी होते हैं उनमें से, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट भी होते हैं। लेकिन वो जो होते हैं जो अपने बच्चों को दूर भेजना नहीं चाहते बच्चों को ना। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मेरे स्कूल में 2 बच्चे थे, उन्होंने नाम कटवा कर उन्होंने बड़े स्कूल में नाम एडमिशन कराया उन्होंने। कहाँ पे करवाया एडमिशन? बड़े स्कूल में नाम, प्राइवेट स्कूल में बड़े स्कूल में नाम एडमिशन कराया उन्होंने। वो ही वॉज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उन्होंने अपने बच्चों को एडमिशन कराया, अभी मेरे स्कूल से नाम कटवा कर प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में कराया उन्होंने। लेकिन अभी कल उनका फ़ोन आता है मेरे पास कि सर मेरे बच्चे वहाँ नहीं जा रहे, मना कर रहे हैं जाने से वो। तो मैं बच्चों को वापस भेज रहा हूँ, सर मेरे बच्चे आपके यहीं, दोनों बच्चे यहीं पर पढ़ेंगे मेरे। वो बच्चे जाना नहीं चाहते वहाँ पर। वो क्या मतलब ऐसा क्या आपके स्कूल में, अगेन मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि ये बच्चे वापस क्यों आ रहे हैं? जैसे आपने एग्जांपल कोट किया कि उन्होंने आपके स्कूल से हटा के बच्चों को कहीं और एडमिशन अच्छे करवाया। बच्चे क्या होता है, जो मैंने अनुभव किया मैंने, कि बच्चा एकदम से नए उसमें आता है, नए माहौल में आता है और ढल नहीं पाता बच्चा कई बार ना। वो तो होता है कि अब मेरे बच्चे स्कूल में बच्चे कम है, 700 के बच्चे हैं, तो मैं हर स्कूल में अच्छे से मैच कर लेते हैं ना। वो वहाँ पर क्या स्ट्रेंथ 4000 की स्ट्रेंथ है स्कूल में, मतलब लगे वो एक एलियन उसमें आ गया तुमसे ना, कहाँ पर आ गया तुमसे मैं उनसे, किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा बच्चा किसी से, वो किसी से बात नहीं कर रहा किसी से। वो तो लगे पापा मेरे को तो वही आ जाना वापस। और दो देवर बोथ गर्ल्स। राइट। आप इस स्कूल को, अपने स्कूल को कैसा देखते हो? एज अ बिजनेस देखते हो कि नहीं, एज अ सोशल कॉज देखते हो? मैं अगर बिजनेस देखता था तो मेरे स्कूल की फीस 1800 रुपये पर मंथ ना होती, क्लास 10th की फीस। अच्छा। सब कुछ इंक्लूड है इसमें सर। इसमें अदर कोई चार्जेस नहीं है कि आपको कंप्यूटर के अलग से देना है, इसके अलग एक्टिविटी देना है, कुछ नहीं। मेरा बिजनेस का था ही नहीं पर्पस कि मेरा स्कूल चला रहा हूँ। तो मैं कहता कि हाँ भाई, मेरे स्कूल से बच्चा पढ़ के निकले तो कुछ जो पेरेंट्स हैं उनके, वो मेरे को, हाँ भाई मेरे हमें स्कूल से पढ़ाया। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो खुद स्कूल से पढ़े हुए हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। अच्छा, अगली जनरेशन पढ़ रही है। अब 3rd जनरेशन आने वाली है मेरे स्कूल में। अमेजिंग। 3rd जनरेशन आने वाली सो ऐसे कौन से एग्जांपल सेट किए हैं आपने कि पेरेंट्स अपने बच्चे खुद पढ़ाई की है वहाँ पे, फिर बच्चे आ रहे हैं, फिर उनके आगे बच्चे आ रहे हैं? ऐसा क्या हमने क्रिएट किया आज तक अपने स्कूल में? जब मेरे स्कूल का माहौल, स्कूल का माहौल कैसा है स्कूल का ना, बच्चा सेफ महसूस करता नहीं करता है बच्चा अपने स्कूल में। बच्चा डैड क्या होता है, किसी टीचर से कंप्लेन है तो डैड को मिल सकता है, टीचर से कंप्लेन कर सकता नहीं कर सकता, प्रिंसिपल से डैड मिल सकता है नहीं मिल सकता। वो एक्सेसिबिलिटी कैसी है बच्चे की, उसकी पेरेंट्स को डायरेक्ट हैंडल करता हूँ मैं, बीच में मीडिएटर रहता है कि जाके पहले पेरेंट्स जाके पहले किसी रिसेप्शन में बात करेगा जाकर, वो तब मेरे से मिलेगा। कंप्लेन होती है सीधा मैं बोलता हूँ मैडम रिसेप्शन कोई नहीं जाएगा, सब मेरे पास भेजो पेरेंट्स से, मैं बात करूँगा पेरेंट्स से क्या दिक्कत है उनको, या मेरे से या फिर मैडम से बात करेगा वो। डैड में टीचर इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि टीचर कहता है कई बार टीचर आधी बार बतलाता ही नहीं हमें क्या बात होगी, जहाँ पे टीचर की गलती होगी वो नहीं हाँ बतलाता नहीं। वो कई बार टीचर पार्शियलिटी करता है। वो अच्छा इसने कंप्लेन किया बच्चे ने मेरे खिलाफ, तो फिर वो बच्चे का टीचर नजर बदल जाता है, टीचर नजर बात करने का बच्चे से। तो हम डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। कोई बात होती है
हम टीचर पर डिपेंड नहीं होते, हमसे टीचर ठीक है आपका काम है पढ़ाना, बच्चों आप उस पर ध्यान दीजिए अपना, लेकिन कंप्लेन वगैरह पर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे उसमें। सो आप कैसे मैनेज करते हैं? आपने बताया कि इसको स्कूल को आप एज अ बिजनेस नहीं देखते, तो हाउ यू मैनेज अपने एक्सपेंसेस, फैमिली एक्सपेंसेस? एक्सपेंस तो मेरे अदर है हमारे, और जो इनकम सोर्स अलग है हमारे, तो हमारे कुछ रेंटेड प्रॉपर्टी है, उससे इनकम सोर्स है हमारी, कुछ हमारी एग्रीकल्चर लैंड है कुछ हमारी, उससे रेंटेड, तो उससे हमारा खर्चा निकल जाता है आराम से हमारा, वो इशू है नहीं मेरे कि मेरा खर्चा कैसे निकलेगा हमारा। वो मेरे पापा का विजन था ये कि एक्चुअली मेरे पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो, तो उन्होंने जब ये स्कूल खोला गया था कि चलो मैं नहीं पढ़ पाया, वो तो जो पढ़े, जो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था हमारा इतना ऐसा नहीं था, मेरे पापा ने उस टाइम काफ़ी, जब 1985 मेरे को देहरादून भेजा पढ़ने के लिए, मेरे को हॉस्टल में उस टाइम, एंड ही वाज अ कंडक्टर इन DTC। उस टाइम उन्होंने कंडक्टर, उस टाइम सबसे 800 रुपये महीने, शायद मेरे 700 रुपये महीने उनकी सैलरी हुआ करती थी, तब उन्होंने मेरे को देहरादून भेजा, हॉस्टल पढ़ने के लिए भेजा उन्होंने मेरे को देहरादून। हाँ, कि बताइए एजुकेशन की वैल्यू क्या है। किस स्कूल में पढ़े आप देहरादून में? राजा राम मोहन रॉय अकेडमी। और अगर हम अपने स्कूल के साथ उस स्कूल को कंपेयर करते हैं तो क्या बेटर है हमारे स्कूल में? नहीं सर, अभी सच बोलूँ तो सर मैं अभी उसके कंपैरिजन नहीं कर सकता, अभी मैं उसके बराबर कहीं पर भी नहीं हूँ, अभी मेरा स्कूल कहीं पर भी नहीं है। तो आप लेके जाना चाहते हैं उस लेवल पे हाँ, अपने मैं स्कूल कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी मैं, लेकिन अभी मैं उसमें बोलूँ कि नहीं मेरा उस लेवल बन गया है, वो लेवल मेरा नहीं है अभी, वो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि देहरादून के बारे में सिर्फ फेमस है, देहरादून इज द एजुकेशन फॉर स्कूल्स, सबसे एजुकेशन है, और आज भी है, पहले तो आज भी है, 30 साल पहले भी था और आज भी है वो। मैंने चलिए मेरे बेटे को मैंने भेजा, देहरादून भेजा, एडमिशन कराया मैंने, अभी इस साल कराया मैंने अभी। आपने जैसे बोला कि विधायक और ये जितने MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनके बच्चे इनके स्कूल्स में नहीं जाते, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जाते बिकॉज फ्लॉज है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, तो सिमिलरली आप अपने बच्चों को भी बाहर भेज रहे हैं, आपने अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? इसका रीज़न है सर, पहले मेरे बेटा खैर मैं स्कूल में तो नहीं पढ़ा, मेरा बेटा पहले यहाँ पढ़ते थे, गुड़गांव थे हम, तो गुड़गांव रहते तो वहीं पढ़ता था गुड़गांव, तो यहाँ तो पॉसिबल था नहीं आने का, यहाँ पर आने का, तो उसके बाद फिर गुड़गांव शिफ्ट हुआ, दिल्ली शिफ्ट हुआ, तो मेरा बेटा ये होता कि उसका मन था मेन गेम्स का, स्पोर्ट्स में जाने का, तो उसके लिए मेरे स्कूल में फ्रैंकली स्पीकिंग इस एरिया नहीं है कि बच्चों को स्पोर्ट्स, मैं बड़े स्पोर्ट्स करा चुका बच्चों को, छोटे स्पोर्ट्स हम करा लेते हैं, कबड्डी वगैरह करा लेते हैं, खो खो करा लेते हैं हम, इवन अभी बैडमिंटन का भी हमने कोर्ट लगाया मैंने, बनाया मैंने, वो करा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा हम बड़े गेम्स नहीं करा सकते हैं, और उसको बड़े गेम्स नहीं था, उसके लिए मेरे को आई हैव टू गेट एडमिटेड इन अनदर स्कूल, बड़े स्कूल में कराना पड़ा मेरे को, लेकिन वही दिक्कत वहाँ पर भी आई, वहाँ पर भी नहीं हुआ, फिर वो दूसरा स्कूल शिफ्ट करना पड़ा मेरे को, ये रीज़न था मेरा स्पोर्ट्स की वजह से मेरा। राइट, सो स्पोर्ट्स आपको लगता है कि बहुत मेजर रोल प्ले करती है बच्चों की ग्रोथ में? वरना मैं खुद स्कूल से पढ़ा, मेरे जो भाई के बच्चे हैं वो अपने स्कूल से पढ़े, हमारे वो अपने स्कूल से पढ़े दोनों बच्चे वो, तो मैं था नहीं, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, मैं इस टाइम था नहीं, मैं गुड़गांव रहता था, गुड़गांव में इसलिए पढ़ नहीं पाया बच्चे मेरे, यहाँ पे नहीं पढ़े बच्चे मेरे, वरना मेरे बच्चे पढ़ते स्कूल में, अपने कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने स्कूल पे कि आप अपने बच्चे भी वहाँ पे पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट कीप्स यू अप एट नाइट व्हेन यू थिंक अबाउट द स्टेट ऑफ education in our schools or in our country? सर जो फ्रैंकली स्पीकिंग दिल्ली में शायद हम कहते हैं कि बेटर कंडीशन, लेकिन क्या वो है या बेटर नहीं है? अभी तक आपने आंसर नहीं दिया उस चीज का। बेटर कंडीशन सर मैं कहना ये मुझसे अच्छा आंसर दे देगा, जो बच्चे इसके पढ़ते हैं स्कूल में, वो शायद मुझसे अच्छा आंसर दे पाएगा। बट ठीक है, आपका भी एक ओपिनियन तो होगा ना उसको लेके। मेरा तो सर देखो, मेरे पास जब बच्चे आते हैं गवर्नमेंट स्कूल, बच्चों में से 10th करके मेरे यहाँ से बच्चे जाते हैं वो, तो उनका सबसे सिंपल क्वेश्चन नहीं होता है ऐसा, सर आप 12th कब करोगे स्टार्ट स्कूल में, अपने स्कूल में ना, सर मैं मजबूरी में जाना पड़ता है गवर्नमेंट में। तो अभी कौन सा बोर्ड है आप जो पढ़ा रहे हैं? CBSE बोर्ड है। CBSE बोर्ड है, अप टू 10th है? अप टू 10th है, तो जगह की वैसे 12th नहीं हो पा रहा हमारा स्कूल, जगह कम है, तो हम CBSE नॉर्म्स को नहीं पूरा करते, लैंड नॉर्म्स को, तो जैसे 12th तक नहीं हो पा रहा हमारा, तो लेकिन हर बच्चा ये बोलता है 12th तक कब कराएंगे स्कूल को ना, हमें मजबूरी में जाना पड़ रहा है, वो आस-पास अच्छा स्कूल को है नहीं वहाँ पर, तो अल्टीमेटली दे हैव टू शिफ्ट टू गवर्नमेंट स्कूल्स। लेकिन उनको जो परेशानी होती है मुझे मालूम है कि बोलता सर बच्चे लड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल बच्चे लड़ते रहते हैं, मेरा बैग चोरी हो जाता है मेरा, कई बार तो बच्चे कहता सर आधे टाइम में ही बच्चे दीवार से कूद कर नीचे निकल जाते हैं। जो हमारा जो एजुकेशन ऑफिस का जोन है हमारा, जोन 4 पड़ता है, जो उसके जस्ट बगल में गवर्नमेंट स्कूल है, तो कई बार काम से जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो होते हैं बच्चे ऊपर से दीवार कूद के भाग रहे होते हैं निकल के, गवर्नमेंट स्कूल बच्चे निकल के। एजुकेशन कंट्रोल क्यों नहीं है हमारी गवर्नमेंट का इस चीज़ पे? बहुत छोटी सी चीज़ है। इसका रीज़न है सर, देखिए सर पिछले 20 साल में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी चेंज हुआ है। पहले क्या था, जब हमारे टाइम में, आपके टाइम में, अगर टीचर ने बच्चे को पीट दिया, थप्पड़ लगा दिया, तो कभी पेरेंट्स कंप्लेन करने कभी नहीं गए, बोलते थे एक और लगाओ, एक और लगाओ। सुधरना चाहिए। अब उल्टा हो गया, अगर आप बच्चे कान में पकड़ लोगे ना, बच्चे का पेरेंट्स लड़ने आ जाएंगे, बच्चे कान पकड़ ले, बच्चे कान दर्द हो रहा है, डॉक्टर के लेके आना पड़ा मेरे को। बच्चा गलती कर रहा है, बच्चा गलती से सीखता है, लेकिन उसको सिखाएंगे, थप्पड़ भी खाएगा बच्चा, डांट भी खाएगा बच्चा।
अब उस बच्चा गलती कर रहा है, बच्चों को कुछ बोल नहीं पा रहे कोई भी, तो बच्चा फिर कहाँ से सीखेगा? तो आपको लगता है पेरेंट्स की वजह से ही हमारा हाँ। सिस्टम आधे से ज़्यादा खराब है? आधे से नहीं, कुछ गलती पेरेंट्स की भी है, आधे से नहीं कह सकते। इसमें गलती तो हमारी भी स्कूल वाले की भी गलती है, ये नहीं बोलूँगा स्कूल, हम स्कूल क्या वाले की गलतियाँ गलती है। स्कूल्स की? सब मेन तो गलती है कि हम जो स्कूल वाले क्या करते हैं, सिर्फ हमारा काम होता है, बस हम सोचते हैं कि सिर्फ बुक उठाए, सिलेबस कंप्लीट करो सिर्फ। सिलेबस पे फोकस रहता है बस कि हमने देखा कि बच्चे एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें से कितने बच्चों को ने समझा, कितने ने सीखा उसमें से। हर क्लास में कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक समझ में ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्या करना चाहिए हमें? उसके लिए हमेशा हम जिस तरह क्या करते हैं, 10th के बाद हम स्ट्रीम बनाते हैं ना, 10th से पहले क्यों नहीं बनाते स्ट्रीम? भाई किसी बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में है, मैथ्स में है, तो सुबह उसको मैथ्स क्यों नहीं देते बच्चों को? वो हिस्ट्री लेकर क्या करेगा बच्चा? वो जो एल्बर्ट आइंस्टीन था, ही वाज वेरी वीक इन हिस्ट्री, नहीं पढ़ी उसने। उसको डांट पड़ती थी उसको ना, कि वो ही वाज कंसीडर्ड वीक स्टूडेंट इन स्कूल टाइम। राइट। अब आपको लगता है कि एक टाइम चेंज हो रहा है, अब एक दौर चेंज हो रहा है? फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, मुझे बताया जाता था कि क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास, मैं इंजीनियर बन सकता हूं, मैं डॉक्टर बन सकता हूं, पायलट बन सकता हूं, और मैं बिजनेस कर सकता हूं। बट आज का दौर बिल्कुल चेंज हो गया है। आज एक ऑप्शन है, आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट हम यूट्यूब पे होस्ट करेंगे। सो यूट्यूबर्स आ गए हैं जो मिलियंस बिलियंस में कमा रहे हैं। ये करियर ऑप्शन हमारे टाइम पे नहीं नहीं होता था, था, हाँ। और आज के टाइम पे करियर ऑप्शंस आ गए हैं, बहुत और ज़्यादा बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस आ गए हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे ज़िंदगी में कि ये पैसा भी बनाएंगे। सो क्या हमारा स्कूल उस करियर ऑप्शन को फोकस करते हुए क्या सिस्टम को अडाप्ट करता है, या सीबीएसई बोर्ड चेंज करता है उसको कि हमें बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए, हमें बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, हमारे बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए यूट्यूब ट्यूबर्स ब्लॉगर्स के लिए? एज अ ब्लॉगर्स भी एक करियर बन गया है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने अवार्ड दिए हैं ब्लॉगर्स को, bloggers को देते हैं, हाँ। तो मतलब बहुत बड़ा इवेंट, बहुत Influencer, सक्सेसफुल हाँ। इवेंट रहा वो। तो आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले या 10 साल पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब वो करियर बन गया। लोग मिलियंस बिलियंस इवन बिलियंस में भी कमा रहे हैं एज अ ब्लॉगर। तो क्या आपका स्कूल उस चीज को फोकस रखते हुए अडाप्ट कर रहा है कि हमें भी चेंज करना है अपने सिस्टम को? हाँ। या सीबीएसई इसमें कुछ सीबीएसई ने स्किल कोर्स स्टार्ट किए हैं काफ़ी सारे, इसमें ऑलमोस्ट सारे कोर्स आते हैं इसमें आपका कारपेंटर से लेकर आपका एआई तक आता है इसमें ना आपका। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो बोलते हैं होलिस्टिक वो भी लर्निंग। उससे पहले बिजनेस स्किल को स्टार्ट कर दिया सीबीएसई ने ना, इसमें काफ़ी सारे कोर्स हैं इसमें। बट लेकिन अब क्या है, हमारे पास इतना कुछ स्कूल्स का दिक्कत क्या है कि जो छोटे स्कूल हैं, जैसे मेरा स्कूल है, हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रा नहीं है हमारे पास कि हम इस सारे कोर्स स्टार्ट कर सकें, क्योंकि हमें ऑलरेडी बच्चों को चार्ज नहीं करना उसके लिए हमें ना, और तो इतनी स्पेस है हमारे पास कि कि भाई हम उसको, हमें अलग अलग क्लासरूम चाहिए, हम 5 को स्टार्ट करें, 5 रूम चाहिए, हम स्टार्ट कर सकें उसको, उतना इंफ्रा भी नहीं हमारे पास इतना। तो क्या हम 1 या 2 कोर्स स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने एआई स्टार्ट किया, जैसे हमने नेक्स्ट ईयर हम सोच रहे हैं कुछ कारपेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है ना, स्कूल्स कर रहे हैं, काफ़ी स्कूल्स कर रहे हैं, सीबीएसई ने स्किल को स्टार्ट कर दिया है। ये जो हमारी जो एनईपी आई है, ये इसमें भी काफ़ी बच्चों के लिए स्किल पे ज़्यादा वो फोकस किया गया है कि बच्चे स्किल्स को ज़्यादा सीखें बच्चे। पहले कहता है 7 से 20 साल पहले कि हमें कारपेंटर बड़े ही कौन बनेगा, तो ना ये बड़े काम तो अनपढ़ आदमी करता है, तो ना, लेकिन नज़रिया बदल रहा है अपना। जो कारपेंटर लोग स्किल्स में सीख के नए नए फर्नीचर डिजाइन कर रहे हैं लोग, फोल्डिंग डिजाइन, फोल्डिंग बेड्स आते हैं, टेबल्स आती हैं, तो ये उसमें कोई ऐसा नहीं कि एक कारपेंटर सिम्बस कर रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान आदमी, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, तो कर रहे हैं वो लोग जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। लेकिन उसका इंटरेस्ट शुरू से आना चाहिए बच्चे का ना, हम उसको कहेंगे 12th के बाद सिखाएंगे, बच्चा कहाँ सीखेगा? उसका इंटरेस्ट तो शुरू में था पहले, भाई एक बच्चे को पढ़ाई में ध्यान नहीं है बच्चे का, इसके लिए गेम्स में ध्यान, गेम्स में ध्यान दो बच्चे को, पहले गेम्स क्यों नहीं कराते शुरू में बच्चे को? बच्चा बाद में सीखता है ना, बच्चा पढ़ाई कर पाता ना गेम सीख पाता बच्चा को। क्योंकि मेरे स्कूल, मान लो मेरे स्कूल में, मैं तो मेरे बच्चे स्कूल में क्रिकेट नहीं है, मेरे स्कूल में मेरे बच्चे का नहीं है, कोई बच्चा बहुत अच्छा प्लेयर है क्रिकेट का, मैं कहाँ से सिखाऊंगा उसको मैं? तो बच्चे का, लेकिन उस बच्चे का नुकसान हो गया ना, चाहे मेरे जैसे हुआ, वो मेरे स्कूल जैसे हुआ, मेरे पास स्कूल में स्पेस नहीं थी मेरे पास, तो बच्चा अच्छा प्लेयर था क्रिकेट का, तो उसका नुकसान हो गया उसका। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है एक स्कूल एजुकेशन सिस्टम को रन करने के लिए? आप देखें, आपने बोला कि हम इसको बिजनेस की तरह नहीं देखते, हम इसमें पैसा नहीं कमाते और ना हमारा फोकस है पैसा कमाना, तो आई एम श्योर हम एक सोशल वर्क कर रहे हैं इंडिया को एजुकेट करने के लिए, जो कि शायद कहीं ना कहीं पे हमारी गवर्नमेंट का रोल है इसको करना। बट गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलता है? गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्राइवेट से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता, किसी भी इसमें, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से। क्या सबने मिलकर कभी बात नहीं करी गवर्नमेंट से जाके
कि हम एक सोशल वर्क कर रहे हैं और हमें भी एक सपोर्ट मिलना चाहिए? नहीं, ये हमने कई बार कोशिश की, हमने अभी भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है दे आर नॉट वोट बैंक फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के वोट बैंक पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्कूल चला रहा है वो वोट बैंक नहीं है, तो गवर्नमेंट हमें सुनते ही नहीं कभी हमें। नहीं, पढ़ने वाले बच्चे तो है ना वोट बैंक उनका। वो वोट बैंक है ना, तो बच्चों को अप्रोच करेंगे, हमें थोड़ा अप्रोच करेंगे वो। हम तो गवर्नमेंट देखिए, ये तो 10 लोग हैं तो स्कूल में, तो इनसे कोई बात नहीं। जब 100 बच्चे 500 बच्चे उनको अप्रोच करो ना उनको, तो उनको कांटेक्ट करती है वो। कैसे? हम तो आपको EWS में एडमिशन कराएंगे बच्चों का, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन उनका हमें बच्चों का पैसा जो DWS का रिम्बर्समेंट है 5-5 साल तक नहीं मिलता बच्चे स्कूल्स वालों को ना। मेरे स्कूल 100 बच्चे पढ़ रहे हैं वो, तो 100 बच्चों में 5 साल से फ्री में पढ़ा रहा हूँ उनको मैं। गवर्नमेंट से मेरे को अभी तक एक पैसा ना बुक्स का पैसा मिला, ना फीस का, कुछ पैसा नहीं मिला। 5 साल से फ्री पढ़ रहे हैं बच्चे। ऐसा बहुत सारे स्कूल है सर, बच्चे गवर्नमेंट से पढ़ रहे हैं, प्राइवेट से पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट से भेजे हुए बच्चे, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता टाइम पे। नहीं, क्यों भेजा उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में? क्या वो खुद नहीं सिस्टम बना सकते अपना? बोला ना कि बिल्डिंग आपने अच्छे बना दिया आपने ना, मेकअप तो अच्छा कर दिया आपने, लेकिन तो पीछे क्या है उसके? अल्टीमेटली गवर्नमेंट जानते हैं कि बच्चे का पढ़ेंगे तो प्राइवेट में पढ़ेंगे। कितने गवर्नमेंट स्कूल्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं दिल्ली में आपके अनुमान के अकॉर्डिंग, अंदाजा? उनका नंबर तो काफी ज्यादा है ट्रांसफर हुए, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन कितने दे पा रहे हैं इसमें? नहीं, ट्रांसफॉर्म हुए कितने हैं आपके अकॉर्डिंग? कितना नंबर होगा? 50, 100, 200? हाँ, मोर देन 50 हुए हैं सर। मोर देन 50 हुए हैं। तो क्या उन 50 स्कूल्स को सही ढंग से रन किया जा रहा है अब? वही तो ना, रन ही तो नहीं, अगर रन ढंग से रन करते हैं। अब सर क्लासरूम में कैपेसिटी है 40 बच्चे की, ठीक है। अब 150 बच्चे कैसे पढ़ा दोगे? टीचर कैसे पढ़ा देगी बच्चों को उसमें 40 बच्चे नहीं होंगे उसमें। उनके पास तो बेस्ट टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के पास। देखा जाए आपके स्कूल में जो बेस्ट टीचर होगा उसको आज गवर्नमेंट की जॉब मिले, वो 1 मिनट में शिफ्ट स्विच कर जाएगा। तो आई एम श्योर सारे बेस्ट टीचर्स जाते होंगे उसमें। नहीं, बेस्ट टीचर्स नहीं बोल सकते। बेस्ट टीचर तो सर जाते तो प्राइवेट स्कूल से अच्छे बच्चे निकलते नहीं कभी सर। वही तो मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स का एक विजन है ना, कि हमने भारत को बदलना है, हमने भारत को पढ़ाना है, हमने भारत को एडुकेट करना है और सिखाना है। और आई एम श्योर पॉलिटिक्स को मिक्स किया जाता है एजुकेशन के साथ। देखो, टीचर टाइम में तो मिलना चाहिए पढ़ाने के बच्चों को सर। ना 150 बच्चों को कैसे टीचर पढ़ा लेगी? एक 40 मिनट में कैसे पढ़ा देगी? 40 मिनट का पैदल वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, उनके पास तो रिसोर्स की कमी नहीं है, वो चाहे तो 100 टीचर और प्लेस कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे ऐसा? नहीं, टीचर क्लासरूम में तो होने चाहिए, उनके पास इतने सर के पास गवर्नमेंट के पास तो इतनी जगह, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने पॉपुलेशन है उस हिसाब से क्लासरूम नहीं है उनके पास सर। दिल्ली की पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन दिल्ली की, आधे बच्चे थे गवर्नमेंट दिल्ली में, आधे बच्चे थे प्राइवेट में पढ़ते हैं, वो आधे बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे क्लासरूम में सर। मैं भी रिसेंटली सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ आजकल, जहाँ पे बोला जा रहा है, कैंपेन्स में बोला जा रहा है कि लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लिया है। एक सर मैं आपको उन्होंने बोला, एक तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे छोड़ के गवर्नमेंट में आ रहे हैं, दूसरा लोग जो इनके हॉस्पिटल बच्चे हो गए, हॉस्पिटल इनके ना लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं, प्राइवेट वाले जो है गवर्नमेंट में ट्रीट बच्चे करा रहे हैं। इन्हें खुद के मिनिस्टर गोपाल राय है, इनके मिनिस्टर है वो, उनको कभी जब वो कभी स्टूडेंट रहेंगे गोली लगी थी उनको पीठ में उनके, तो उनको थोड़ा पैरालाइज है, थोड़ा लड़ा के चलते, थोड़ा दिक्कत है थोड़ा उनको ना। उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं, तो वो अपोलो में अपना ट्रीटमेंट क्यों कराने गए थे सर? वो भी कुछ वो भी कब सर, उन्होंने सारी जिंदगी ट्रीटमेंट नहीं कराया, जब मिनिस्टर बन गए तब ट्रीटमेंट कराया उन्होंने। कहाँ पर? अपोलो में। बीच में कोरोना टाइम पे मनीष सिसोदिया को कोरोना हो गया था, ही गॉट एडमिटेड इन मैक्स हॉस्पिटल। व्हाई नॉट इन गवर्नमेंट? जीटीबी में क्यों? जीटीबी का डेथ रेट सबसे ज्यादा पूरी दिल्ली में, जीटीबी हॉस्पिटल का डेथ रेट, सब मॉर्टल रेट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोग जीटीबी हॉस्पिटल मरते हैं पूरी दिल्ली में सर। उसमें जाते हैं ना, क्यों नहीं गया उसमें? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो। हाँ, जीटीबी हॉस्पिटल है जीटीबी सर। सबसे ज्यादा दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग उसी हॉस्पिटल के अंदर मरते हैं सर। वहाँ पर क्या है, किसी में ज्यादा जो हाल देखो सर, पहले तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता गवर्नमेंट सेक्टर में आपसे ना। लेटर मैंने देखा है कि बार किसी पे कहता है किसी काम से में, तो एक बंदे सर में चोट लगी है, खून ऐसे सर पर बैठा हुआ है, वो खून बह रहा है उसके सर से। उसके साथ का बंदा बोला डॉक्टर्स को देख लो बच्चे, डॉक्टर डांट के भगा दिया उसको, इमरजेंसी केस में। वो बंदा मर जाए, डॉक्टर फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर को, उसकी लायबिलिटी है नहीं। क्यों ऐसा इमोशंस क्यों नहीं है? मुझे ऐसा लगता है, अब जैसे आप एक स्कूल चला रहे हैं, आप बहुत ही इमोशनल होकर चला रहे हैं, यू नो, कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक पेरेंट अपने बच्चे को अगर आपके स्कूल में भेज रहा है, तो इतनी तो यू नो इंसानियत है कि जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे इसका फ्यूचर बर्बाद नहीं करना, बनाना है। तो जब गवर्नमेंट में भी हमारे जैसे लोग ही काम कर रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि उनमें इंसानियत नहीं है, इमोशंस नहीं है? 2 रीजन है उनके सर। एक तो वर्कलोड ज्यादा है उनके ऊपर सर, दूसरा उनको पता है मेरे को इस महीने 10 तारीख को 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी मेरे को, बिना काम किए भी। हाँ, चाहे मैं काम करता हूँ या नहीं करता हूँ। प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं है,
मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे सेटिस्फाई होंगे, तभी वो मेरे बच्चे फीस देंगे, तभी बच्चे को पढ़ाएंगे यहाँ पर, तभी मेरा स्कूल चला है। मेरा स्कूल बच्चों के साथ चल रहा है, पेरेंट्स के साथ चल रहा है मेरा। गवर्नमेंट को ऐसा कोई रीज़न नहीं है बस। मुझे पता ना, पेरेंट नहीं आएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो मरता है, मर जाए, बच्चा पढ़ता है ना, पढ़े अगर आपको एक दिन के लिए अरविंद केजरीवाल की पोजीशन दी जाए, सीएम बनाया जाए, तो आप क्या चेंज करेंगे एजुकेशन सिस्टम में? सर पहले तो हाथ जोड़ूंगा सर मैं। हाँ जी, पहले तो हाथ जोड़ूंगा पहले तो ना मैं, क्योंकि आप उनके पुरानी स्पीच, जब नेता बने पहले पुरानी स्पीच उठा के देख लो आप उनकी ना, और आप देख लो वो जो आदमी बोलता था कि सीएम कुर्सी में जूते की नोक पर है, जो जेल में जाने के बाद भी पहला सीएम बना इंडिया का, जिसने आज तक इस्तीफा नहीं दिया इसने अभी तक। वो तो वो मैं खैर वो आदमी बनना नहीं चाहूँगा कभी ज़िंदगी में मैं। तो जिसका अपने शब्द अपने बातों पर इंटिका, वो क्या बोलेंगे उसके बारे में, तो वो तो मैं खैर कभी नहीं बनना चाहूँगा, सपने में भी बनना चाहूँगा केजरीवाल। तो मैं छोटा स्कूल चला रहा हूँ, वही मेरे लिए काफ़ी है। मैं कम से लोगों को धोखा तो नहीं दे रहा, कम से कम मैं किसी के जज्बात से तो नहीं खेल रहा किसी के, मैं कम से कम। तो वो तो खैर अलग क्वेश्चन हो गया वो। चलो एजुकेशन सिस्टम पे आते हैं दोबारा से, पॉलिटिक्स को छोड़ के। सो आप कोई मोमेंट ऐसा शेयर करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि आपका बिलीफ है कि ये पावर है एजुकेशन का, और डिस्पाइट आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते होंगे, आई एम श्योर, अपने स्कूल में भी इसको चलाते हुए, ऐसा क्या मोमेंट है जो आपको फिक्स करता है कि कि मुझे ये पावर, मेरे पास पावर है कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर चेंज करना है मुझे, और मुझे इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन की ना, बिल्कुल आपको ना सर। एक आपको बड़ा अच्छा एग्जाम, एक मेरी एक कहानी सुनाऊंगा, छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक मेरा एक बच्चा पढ़ता था देहरादून में, वो लड़का था, लद्दाख से था, सेरिंग स्टॉपडन ही नाम था उसका, सेरिंग स्टॉपडन, लद्दाख से। तो ही वाज वेरी वीक इन स्टडीज, बहुत ज़्यादा। तो वो गिरते पढ़ते पास होता था बेचारा ना, वो मतलब एवरेज, मतलब ग्रेस से पास हो गया वो। तो अब उसकी एक दिक्कत होती है, वो बिस्तर में पेशाब भी करता था बच्चा वो 10th तक तो उसका हाल था ये ना। अब वो जब 10th में आया तो रोज हाथ जोड़ता है, भगवान मेरे को 10th पास करा दे कैसे ही, बट 10th हो जाए उससे मेरी ना। अब 10th पास हो गई उसकी, पढ़ा तो एवरेज नंबर से पास हो गया 60% के आसपास। और 12th में वहीं पर, 12th में साइंस साइड थे, 12th में भी उसने कि भगवान बस कैसे बस पास ही नंबर आ जाए मेरे ना बस। तो वो पास हो गया, पढ़ा गया, आया एवरेज, ये नहीं बोला कि अपने टॉप किया, एवरेज नंबर से वो पास हो गया बच्चा। वो फिर दिल्ली आ गया, वो दिल्ली आकर अपने ग्रेजुएशन की, उसने क्या ज्वाइन किया? ग्रेजुएशन की उसने यहाँ पे आकर, ग्रेजुएशन यहाँ पर से फिर बोला कि वही कि भाई गैस हो जा, फिर तो कहीं छोटे जॉब पकड़ लेंगे। वो फिर उसका किस्मत देखो, वो हाई स्टडी के लिए यूएसए चला गया वो, एंड नाउ ही इज अ साइंटिस्ट इन यूएसए। ये आपके स्कूल का एग्जांपल है? देहरादून का फ्रेंड मेरा, अच्छा, देहरादून स्कूल का। ये इम्पोर्टेंट एजुकेशन की, उसने एजुकेशन पीछे छोड़ी नहीं उसने ना, ये नहीं वो भाई कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी इम्पोर्टेंट है। आप बच्चे क्या करते हैं, मैं दिल्ली में देखा बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता रेगुलर में, तो वो ओपन में चले जाते हैं, ओपन से वहीं उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है ना। राइट, प्लीज लीजिए सर आप। सो आपका बिलीव है कि जो ये डिस्टेंस एजुकेशन है और ये जो ओपन लर्निंग है, ये सब बकवास है, मतलब इससे कुछ होता नहीं है, इन शॉर्ट कनेक्टिविटी नहीं होती पेरेंट्स स्कूल की बच्चों के साथ, पेरेंट्स की स्कूल के साथ? हमने 2 साल में देखा, कोरोना में हमने देखा सबने सर, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे आपका कोरोना में, फ्रॉम फिजिकल टू वर्चुअल देन बैक टू फिजिकल? क्या एक्सपीरियंस किया आपने 2 साल में? सर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है तो लाइफ का, कि मुझे लगता है कि हमारे बच्चे तैयार नहीं है अभी इसके लिए, अभी ना ऑनलाइन के लिए, अभी वर्चुअल क्लास के लिए दे आर नॉट रेडी। अभी होता है फ्यूचर में, उसका टाइम लगे, लेकिन आपको लगता है फ्यूचर में तैयार होंगे हमारे बच्चे, या फिर एजुकेशन सिस्टम तैयार होगा कि ऑनलाइन पढ़ा जा सके? नहीं सर, फ्यूचर में होता है, लेकिन फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है सर। मैंने देख लिया बच्चों को, 2 साल में बच्चों का जो बड़े डाउनग्रेड हुआ है, बच्चे बड़े नीचे हुए हैं, आज तक बच्चे रिकवर नहीं कर पा रहे उससे, बच्चे ने सर 2 साल मिस कर दिए उन्होंने जो लाइफ के। वो बच्चे काफ़ी चीज़ भूल गए। जो छोटे बच्चे थे और जो नर्सरी के बच्चे थे, वो आज टाइम क्लास में शांत बैठ ही नहीं पाते बच्चे ना, वो आदत बन गया उसके भागने की, निकलने की, क्लास से पकड़ना पड़ता है उनको ना। 2 साल बाद रहा उनका कोई था ही देखने वाला उनको क्लास में, क्योंकि प्रॉपर कहाँ बैठना है, आपको अटेंड करनी है, प्रे में जाना है, बच्चे सब कुछ भूल जाते, डिसिप्लिन खत्म हो गया, सब कुछ डिसिप्लिन पूरा खत्म हो गया। तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि ये कभी रिप्लेस हो ही नहीं पाएगा। अब जैसे हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं आज, कि हम चाहते तो वर्चुअली भी कर सकते थे, बट क्या वो वर्चुअली वो फील आ पाता है, या वर्चुअली वो वाइब आ पाती है जो अब हम शायद एक साथ बैठे हैं, वो इमोशंस से बात करना और वो उसके ऊपर डिस्कस करना, आई एम श्योर वो नहीं आ पाता। सो आपको अभी जैसे बोला जाता है कि आने वाले टाइम में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब रिप्लेस कर देगी, आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम में इसका मेजर रोल होगा या रिप्लेस कर पाएगी? हो सकता है, लेकिन अभी जो मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियन पॉपुलेशन है, दे आर नॉट रेडी टू, वो ट्रांसफॉर्म होने में बहुत टाइम लगेगा उनको ना। क्योंकि नर्सरी में जब बच्चा प्री नर्सरी में आता है, सबसे टीचर्स को पेंसिल पकड़ना सिखाती है उसको ना,
कि हाउ टू हैंडल द पेंसिल। वो 3 साल के बाद ही बच्चे की उंगलियां इतनी वो होती हैं कि वो बच्चे ग्रिप आती है जिससे। तो वर्चुअली कैसे सिखा दोगे बच्चे को? कुछ चीज़ होती है बच्चों को जो बच्चा वर्चुअली सीखता है, वो बैठ के सीखता है टीचर से। वो इमोशंस आते हैं बच्चे को फ्रेंडशिप डेवलप होती है, साथ बैठ के होती है वो। आप वर्चुअली कैसे डेवलप कर लोगे फ्रेंडशिप किसी के साथ आप? So my next question is, what do you think is the biggest flaw in our current education system, and how to navigate it as a principal? बिगेस्ट फ्लॉ सर ऑल ओवर इंडिया का तो सर ये है कि जो अभी भी जो डिस्टेंट एरिया में जो स्कूल्स हैं, गांव में स्कूल हैं, उनका तो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है उनके पास। तो अभी एक गांव में के स्कूल में 1 या 2 टीचर होते हैं, आज भी 5th तक स्कूल होते हैं, 1 या 2 टीचर होते हैं, वो सब कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को आज ना। उनका प्रॉपर डेस्क भी नहीं होती बैठने के लिए। ये आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं? हाँ, गवर्नमेंट। प्राइवेट तो डिस्टेंट एरिया है नहीं, पहाड़ी एरिया में कहाँ आपको मिलेंगे, रेगिस्तान में कहाँ मिलेंगे प्राइवेट स्कूल आपको ना। प्राइवेट स्कूल से वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर प्रॉफिट मिलता है उनको। समाज सेवा कोई नहीं करता, कहने के लिए सिर्फ होता है कि हमें खर्चा सब निकालते हैं अपने ना। कोई भी ऐसी जगह पे काम नहीं करेगा जहाँ पर इसको लॉस हो कोई भी। मैं भी अपना भी कह रहा हूँ, मैं चलो मुझे कुछ तो, चलो मैं खर्चा तो चल रहा है, चलो मेरा स्कूल तो रन कर रहा है, खर्चा निकल रहा है, सैलरी से निकल रहा है, स्टाफ फीस से निकल रहा है, मेरा सैलरी कहाँ से निकलती है स्टाफ की मेरी। स्कूल काम होते हैं कहाँ से होते हैं? सैलरी से होते हैं, बच्चे स्टाफ फीस से निकलते हैं मेरे। अब मैं वो स्कूल अगर मैं जाकर खोलूँ, मैं राजस्थान में किसी डिस्टेंट एक गाँव में खोलूँ जाकर, किसी गांव में, और जहाँ पे रीच नहीं है। हाँ, तो अगर मेरे पास तो बच्चे भी नहीं आएंगे मेरे पास, तो वहाँ पर मैं 5 बच्चे लेकर तो स्कूल चलाऊंगा नहीं मैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से पहुँच सकते हैं। हाँ, अब गवर्नमेंट के उसमें क्या होता है कि वहाँ पे ठीक है भाई, 1 या 2 टीचर गवर्नमेंट दे देती है, वो बच्चों 5th तक वो एडमिशन करा रहे होते हैं बच्चों को, इकट्ठा सबको बैठा कर। वो मैंने एक उत्तराखंड में नैनीताल से एक जगह है एक आगे पंगोट, तो उसमें वहाँ पे स्कूल में देखा था मैंने। तो वहाँ पर बोला टीचर तो पता नहीं कभी कभी आती है यहाँ पर, कि बच्चे वैसे ही चले जाते हैं। तो मैं एक काम करते हैं, मैं फ्रेंड्स बात मैं चलो एक काम करते हैं, चलो इनको एक कर सकते हैं, इनको एक प्रोजेक्टर वो दे देते हैं, इनको प्रोजेक्टर कंप्यूटर दे, इनको ऐसे लैपटॉप दे, तो बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ लेंगे। क्या फिर इंटरनेट कहाँ से आएगा? तो रिकॉर्डेड दे दे, कुछ तो करें इनका जो है, क्या दे दो, 2 महीने बाद एक पेंसिल उठा के ले जाएगा घर पे, इसको उठा के ना सामान को सारे को। तो ये बड़ी फेज है, दिक्कतें हैं ये बच्चों को, कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कंट्रोल नहीं। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड रियलिटी क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे इंडिया में? सच क्या है बेसिकली? सच तो सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट में तो सर अभी बुरा हाल है, कहीं भी चल जाइए आप ना। गवर्नमेंट में अगर होता इतना अच्छा होता तो बच्चे तो प्राइवेट स्कूल से एग्जिस्ट ही नहीं करते बिल्कुल भी। दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे होते हैं तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ रहे होते। प्राइवेट में भी 3-4 लेवल, इसको एक बड़े अच्छे लेवल पे बड़े अच्छे स्कूल है, हाई क्लास स्कूल है, फिर मिडिल लेवल पे आते हैं भाई, जो नीचे तबके से होता है, छोटे कैटेगरी के बच्चे से पढ़ते हैं ना, वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भी चल रहे हैं स्कूल, हर कॉलोनी में क्यों चल रहे हैं? वो गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे होते हैं तो बच्चे वहाँ पर क्यों पढ़ाते हैं? वो बेचारे वो छोटे स्कूल 500 वाला ऐसे स्कूल है 500 रुपये लेकर पढ़ा रहे हैं बच्चों, 500 फीस है इनकी ना। वो तब बच्चा पेरेंट्स 500 रुपये दे रहा है, गवर्नमेंट फ्री में नहीं पढ़ा रहा बच्चे को, है ना। वो क्यों? कुछ तो फर्क होगा ना, 500 को ज़्यादा भी नहीं है कोई। हर पेरेंट आज के टाइम में 500 रुपये तो अफोर्ड कर ही सकता है। और गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, अच्छा उसको सब कुछ दे रही है फ्री में, लेकिन तब भी नहीं जा रहा। उसको यूनिफॉर्म फ्री मिलती है, बुक्स फ्री मिलती है बच्चे को, उसको उसके बाद बच्चा मना कर रहा है मैं नहीं जाऊँगा पर। कुछ तो फर्क होगा ना। सोचने वाली बात है वैसे कि ऐसा क्यों है ना। हम तो स्कूल वाले बदनाम है, स्कूल वाले कुछ बदनाम है, उसका रीजन भी है। तो स्कूल्स ने पेशा तो बना रखा है अपने सिस्टम को। अब एग्जाम्पल किताबें, बुक्स का, उसमें गलत क्या है? एक बिजनेस को अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक, लेकिन कुछ जगह गलत भी तो है सर। जैसे मैं भी हूँ, मैं कई साल सोच रहा हूँ कि ये बच्चों बुक्स हैं, हर बच्चों बुक्स चेंज करते हैं, ना क्यों करते हैं बुक्स चेंज? कंटेंट सारा सबका सेम होता है। कम एक बुक्स को, एक पब्लिशर बुक हम 4 साल तो चलाओ, 5 साल तो चलाओ कम से कम। एक बच्चा उसी को खरीद ले, दोबारा से खरीद ले। हमारे साल बच्चे 4-5 हज़ार का बोर्ड डाल देते हैं बुक्स का। आपका ये ओपिनियन बहुत सारी पब्लिशिंग कंपनीज का बिजनेस बंद कर सकता है। अगर सोचा जाए, एक बच्चा जो 2nd क्लास में है, वो पढ़ के 3rd में गया है, अगर बुक्स नहीं चेंज हुई, हर साल तो सिलेबस चेंज नहीं होता, वो बुक 2nd वाले को 3rd वाले को मिल जानी चाहिए ना, और इवेंचुअली नहीं होता है। अब बच्चे एनसीईआरटी बुक्स बच्चे लेते हैं, एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, बच्चे हाफ रेट में मिल जाती, पुरानी बुक्स मिल जाती है बच्चों को। तो पब्लिशर की बुक क्यों नहीं ना मिले बच्चों को? क्योंकि सिर्फ एक कलर चेंज करने से ताकि दोबारा बेचा जा सके इवेंचुअली। और हम कितने पेड़ काट रहे हैं इसके लिए, एनवायरनमेंट को कितना, लाखों पेड़ काटते हैं। तो इसका कुछ तो हम कहने के लिए सिर्फ जिम्मेदार बन रहे हैं, तो जिम्मेदार लेनी चाहिए ना वो कुछ, क्या हम जिम्मेदार बन रहे हैं, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरा गलत काम भी तो कर रहे हैं। आप ऐसा जिम्मेदार नागरिक कैसे बनाते हैं अपने बच्चों को? क्या ऐसी स्किल सिखा रहे हैं कि आपको लगता है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बन रहा है या फिर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन रहा है कंट्री का? जैसे तो मैं
ऐसा बताऊँ मैं बच्चों को, मैं कभी नहीं था, मैं कुछ भी गलत करता हूँ, कई बार रोड पे निकलते हैं आप, तो जब रोड पे ट्रैफिक निकलता है, कई बार गुस्से में गाली निकल जाती है मुझे कई बार ना, इतना बुरा आता है, आप जहाँ सही जा रहे हो, रॉन्ग साइड गाड़ी एकदम से आ रही बिल्कुल, है, गुस्सा आता है, आपका एग्रेशन आ निकलता है। जाता है। तो कई बार तो मेरा बेटा साथ बैठा होता है, तो बोलता है पापा गाली क्यों दे रहे हो, मैं बेटा निकल जाती है। तो कई बार रेड लाइट में कब तक चलो यार, कोई है नहीं, निकल जाओ, जंप कर दो। रूल ब्रेक कर दिया। हाँ, पापा क्यों जंप कर रहे हो आप? नहीं, ये तो हो गया आपके बच्चे को, आपके बच्चे का स्कूल सिखा रहा है। आपके स्कूल में ऐसा क्या चल रहा है कि तो वो है ना, तो मैं ये जब मेरा बच्चा सीख रहा है, वो मैं स्कूल बच्चा क्यों नहीं सीखता, मैं स्कूल बच्चे को इसका नहीं चाहिए हमें। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, टीचर को मैं मेरा एक मॉरल एजुकेशन जो स्टार्ट करते हैं, तो हमने किताब लगाई है, मैं उसने कहा बुक मत लगाओ आप, इससे अच्छा कहानियों की अच्छा आप सच बताओ? सच बताओ बच्चों को ना, एग्जाम्पल देकर। तो मैं कई बार बच्चों की स्टोरी शेयर करता हूँ टीचर्स को ना, मैं अब आप अच्छा नहीं हो, ये वाली स्टोरी बताना बच्चों को आप ना, एक बार सब रियल स्टोरी आती है मेरे पास आती है। तो मैं जैसे मैंने एक मूवी देखी थी वीर सावरकर। ओके। चलो मैंने उसके बचपन में बहुत पढ़ी, उसकी बायोग्राफी पढ़ी थी, मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, मैंने वीर सावरकर की पढ़ी थी मैंने, लेकिन हमें कितने लोगों को पता वीर सावरकर कौन था। मुझे भी नहीं पता उनके बारे में। और एंड ही वाज फार ग्रेटर लीडर देन महात्मा गांधी। ओके। उनसे, लेकिन हमें क्या बताया गया, वो तो गद्दार था, तो वो सरकार से मुखबरी करे पेंशन लेता था सरकार से ना, वो एक नेरेटिव कर दिया हमने ना। उसने जो 10 साल काला पानी में गुजारे, उसने जवानी में गया, दांत टूट गए सारे, सुन उसके साथ जवानी में गया वो, साथ में उसका भाई भी बंद वहाँ पे पहले से उसका वहाँ। राइट। उसने क्या टॉर्चर बियर किया होंगे, सिर्फ हम बातें बनाते हैं। हमें बच्चों से क्या गया हमने, महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन। तो आप नहीं मानते फादर ऑफ नहीं, नेशन? मैं नहीं मानता ऐसा क्यों? सर, क्योंकि मुझे हकीकत पता है ना, मुझे पता है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया, मैं उसके बारे में पढ़ना चाहिए, जिसने सच में किया सेक्रीफाइस किया है, उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया हमने। भगत सिंह के बारे में कितना पढ़ाया हमने। ये तो बात मैं भी मानता हूँ। भगत सिंह वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम वीर सावरकर। हमारी हिस्ट्री में मैंने क्या पढ़ा है बचपन में, अगर मैं याद करूँ। आगे बढ़ द ग्रेट। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ मेरी लर्निंग कहाँ तक है, कहाँ तक याद है मुझे, कि हमारे हिस्ट्री में इंडिया में पारसीज आए, लूटा चले गए, मुगल्स आए, लूटा चले गए, ब्रिटिशर्स आए, लूटा चले गए। भगत सिंह के बारे में मैंने मूवीज में देखा, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी हिस्ट्री बुक में होना चाहिए था। भगत सिंह के बारे में सिर्फ एक चैप्टर है हिस्ट्री बुक में। आपको अपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है 10th में 12th में, आपको डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में क्या पता है आपको? डायरेक्ट एक्शन डे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज रहा इंडियन हिस्ट्री का, ये जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, डायरेक्ट एक्शन डे। मैं 10th आई वाज गुड इन हिस्ट्री, तो 10th में जब पढ़ता मैं सिर्फ एक छोटा पढ़ा डायरेक्ट एक्शन डे बस। ये पता नहीं क्या हुआ, जब बाद में मैंने 10-15 साल बाद मैंने पढ़ा डायरेक्ट एक्शन डे, तो खतरनाक चीज़ थी ये तो। क्या होता है डायरेक्ट एक्शन? डायरेक्ट एक्शन डे पे मोहम्मद अली जिन्ना ने एक वो कहता है, एक तो फतवा जारी करते हैं ना कि अगर हम या तो हमें इंडिया सेपरेट पाकिस्तान से स्टेट दो में, वरना हम हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे हम। बंगाल में, बिहार में लिटरली हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। उसको इट इज कॉल्ड उसको डायरेक्ट एक्शन डे आते हैं, हम एक्शन लेंगे जो ना, इसको डायरेक्ट एक्शन डे बोला गया उसको ना। वो हजारों लाखों कन्वर्ट किए गए, मारे गए लोग, किसी को हमें पता हिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं किया हमें कभी। हिस्ट्री में है ही नहीं ये चैप्टर, बस सिर्फ डायरेक्ट एक्शन डे लिखा, बस नहीं कहा हाँ भी क्या होगा, बिकॉज ही वांटेड सेपरेट स्टेट, बस इतना बता देगा हमें। अमेजिंग। मोपला एक है, केरला में, वहाँ पे हुआ, कई जगह हमें इसका पता ही नहीं कुछ भी हमें। पता टीपू सुल्तान बहुत ग्रेट था वो, हम ये तो पढ़ते हैं, हमें एक टीवी सीरियल देखा टीपू सुल्तान पर, ये नहीं पता टीपू सुल्तान ने कितना कन्वर्जन किया, कितने मंदिर तोड़े, कितने औरतों को मारा, कितने लोगों को मारा उसने, ये बताया नहीं। तो ये अब न्यू NEP जो आ रही है इसमें इसे कुछ चेंज किया गया, आपको रियल टाइम जो हमारी रियल हिस्ट्री बताई गई है हमें ना। हमें ये तो क्या हम सोचते हैं कि 1000 साल तकरीबन, हम 1191 में 1192 में पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड, और वहाँ पे जो मुस्लिम रूल था स्टार्ट हुआ इंडिया में ना, मेन जो स्टार्ट हुआ उसके हारने के बाद हुआ। वो तब से लेकर 1947 तक वी वर स्लेव्स, किसी ना किसी के। अभी भी स्लेव ही हैं सर हम अभी मेंटली भी हम ये जाएगी नहीं मालूम, वो हमारे दिमाग में, हमारे खून में आ चुकी है गुलामी, और पढ़ाया जा रहा है बच्चों को बार बार। वो जाने में उसको ये नहीं कि 10 साल में 20 साल चल जाएगी, उसको भी टाइम लगेगा जाने में उसका ना। जब तक मैं अपने इतिहास पर अपने गर्व नहीं होगा मैं ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री, लेकिन हमें क्या लगता है, अरे ये तो क्या कल्चर, हम तो लुटते आए हैं। डरपोक हो गया हम तो ना। हमें बताया नहीं गया कि जो ये था आपका तैमूर लैंड था, इसको कई लोगों ने हराया इंडिया में। हाँ 1390 तैमूर लैंड आया था, उसने सिर्फ नुकसान किया उसने बस ना, ये बताया गया है ना। हिस्ट्री में काफी दिलचस्पी रखते हैं आप। हाँ हिस्ट्री में काफ़ी है मेरी। अब बेशक एक मूवी भी आ रही है इसकी ना, एक कंगना रनावत की, उसका में
उसने जो मोहम्मद गौरी से पहले जो इन्वेडर आया था ना, नाम बोल रहा हूँ, जिसने सोमनाथ के मंदिर लूटा था उसने ना, जो नाम बोल रहा हूँ मैं, नाम याद आएगा, उसको हरा दिया था उसने, हरा के उसको वापिस भगा दिया था उसको ना, जो कश्मीर की रानी थी जो उसने, हमें पता ही नहीं है मैं कहानी इसके बारे में। आपको लगता है कि गवर्नमेंट अगर पॉलिटिक्स और एजुकेशन को मिक्स ना करे तो बेटर बनाया जा सकता है हाँ, बेटर सिस्टम? बना सकता है, लेकिन फिर गवर्नमेंट काम नहीं चलेगा ना गवर्नमेंट का। जो हमारे स्कूल जो जब अम्बेडकर जी ने जो रिजर्वेशन से 10 साल के लिए किया था, 10 साल ताकि एक बार ये कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जाए। वहाँ तक कम्युनिटी अपलिफ्ट ही नहीं हुई क्या? जिसको मिल रहा है वो तो मजे में कर रहा है, जिसको नहीं मिल रहा वो आज भी वहीं पर है, जिसको मिलना चाहिए, वीकर सोसाइटी को मिलना चाहिए, उसको मिल नहीं रहा। आपका भी ओपिनियन है? मतलब मैं भी सेम सोचता हूँ कि हमारा जो रिजर्वेशन है वो वीकर सोसाइटी के लिए होना चाहिए, ना कि कास्ट बेस्ड होना चाहिए। सब अपलिफ्ट हो चुके हैं आज के टाइम पे, सब एजुकेशन मिल रहा है। बोलता है कि अगर आप SC/ST को एक्ट लगाया हुआ है, कुछ उनको आप जाति सूचक शब्द बोलोगे तो यू विल बी इम्प्रिजन्ड, जेल हो जाएगी आपको। फिर आप बकायदा कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर दे रहे हो, उनकी कास्ट लिख रहे हो उसमें, है ना, उनको रिजर्वेशन दे रहे हो, उस बेस पे आप जस्टिफाई भी कर रहे हो चीज़ को आप। लेकिन हम नहीं कर सकते, आपने जस्टिफाई कर दिया कि बिकॉज यू आर गवर्नमेंट, यू आर लॉ, आप कर सकते हो, वी कैन नॉट डू दिस। तो अपलिफ्टमेंट कैसे होगा ऐसे अपलिफ्टमेंट? आप एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, एक ऐसा मैसेज क्या पॉलिसी मेकर्स को देना चाहते हैं आप एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये चेंज कर दो, सबको दिख रहा है, अंधे हो गया तुम? मतलब वो क्या ऐसा चेंज है? डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दीजिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा सर। डिस्क्रिमिनेशन कर दीजिए, रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, ठीक है, इकोनॉमिक बेस पर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गरीब है उसको जरूरत है उसको दीजिए आप ना, बेचारा जो उसको एक जनरल कास्ट का गरीब है बेचारा, एक ब्राह्मण मान लीजिए वो जनरल कास्ट का है, वो भी गरीब है, एक दूसरा SC/ST कोई भी है वो गरीब है, लेकिन रिजर्वेशन किसको मिल रहा है? उसको मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा बेचारे, उसकी हालत उससे भी खराब है, उसमें मकान भी नहीं रहने के लिए, ऐसे क्यों? जो गलती है वो ब्राह्मण पैदा हो गया, वो जनरल कास्ट में पैदा हो गया, कैसे दूसरी गलती हो गई उसकी? जब तक ये नहीं बदलेगा कुछ नहीं, और ये पार्टी के बदलने नहीं देगी, रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं करने देंगे इसको। रिलीजन और एजुकेशन का आपस में क्या रिलेशन है? रिलीजन डिपेंड करता है कि हम कहाँ, हमको तो अलाउड ही नहीं रिलीजन पे, हम रिलीजन बेस्ड एजुकेशन देना, हमें तो हम धर्म की एजुकेशन दे नहीं सकते हम तो आप देना चाहते हैं? हाँ, हमें देनी चाहिए हमें, बट स्कूल में हर रिलीजन का बच्चा आता है, तो कैसे आप समझाएंगे? देखो जो दूसरे रिलीजन आ रहे हैं, मैं किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं करूँगा, तो वो जो जितने माइनॉरिटीज बोलते हैं, जो भी रिलीजन है, सबको राइट है कि अपने धर्म के बारे में शिक्षा देने की, हमें क्यों नहीं, हमें भी देनी चाहिए, हमें बच्चे बताना चाहिए, नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। बच्चों को पता नहीं, हमें कितने पता वेद के बारे में, सिर्फ 4 वेद होते हैं। मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ, बिल्कुल देनी चाहिए, बट हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में, आई एम श्योर बहुत सारे रिलीजन के बच्चे आते होंगे, तो आप कैसे वो एजुकेशन देना चाहेंगे? सर क्योंकि हम देश में दे रहे हैं, धर्म का किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहे, किसी को एजुकेशन देकर धर्म का बदला किसी को ना, किसी बोल रहे कि आप मेरा ये धर्म फॉलो, अपना धर्म, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप हिंदुइज्म आपको सिखाना चाहिए, इवन मुस्लिम को भी, ऐसा? मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा ना उसको मैं। नहीं, बट फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको मुस्लिम एजुकेशन भी देनी चाहिए, बिकॉज उसका धर्म है। उसको मिल रही है ऑलरेडी सर, उसको कहाँ पे मिल रही है सर? ऑलरेडी उनके मदरसों में मिलती है उनको। तो फिर तो ऐसे हिंदुइज्म भी मिल रही है घर से? नहीं मिल रही सर, बताइए कहाँ मिल रही है मेरे को? कहीं नहीं मिल रही सर। गवर्नमेंट इवन मैं स्कूल में मैं चाहूँ तो बच्चों के लिए अभी नहीं कर, टीचर नहीं मिलता मेरे को, मैं इसमें जो है उर्दू स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ, मैं कोई गलत नहीं, देनी चाहिए वो। मैं वही कह रहा हूँ, आप चाहते हो कि सारे रिलीजन की लैंग्वेज मिलनी चाहिए, उसमें कोई रोक नहीं होनी चाहिए, नहीं सबको मिलनी चाहिए, सबको बराबरी मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए ना। अब सबको सबके रिलीजन के बारे में बताना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? सबको बताना चाहिए सबके, ताकि वो सोच सके खुद से, कि सोच खुलेगी बच्चे ना कि हाँ भाई नहीं मेरा धर्म बेस्ट नहीं है, इसमें भी अच्छा है इसका, सबके धर्म बेस्ट है, सबके धर्म बेस्ट है। एट द एंड ऑफ द डे रिलीजन भी ह्यूमंस ने क्रिएट किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि धर्म ने इंसान को बनाया, इंसान ने धर्म को बिल्कुल, धर्म बनाया गया था किस लिए? हम मेडिटेट कर सकें, हम एक तरीका जैसे जीने का तरीका सीख सकें। आप करवाते हैं स्कूल में योगा मेडिटेशन? हाँ, योगा कराता हूँ सर, मैं मेरे प्रॉपर टीचर है स्कूल में मेरे, अब मैं डेली कराता हूँ, डेली बेस पर ना, मैं मेरे हॉल में टीचर डेली कराती है मैडम हमारी को। इवन मैंने जो मैडम है जो योगा करा रही हैं, पहले वो स्पोर्ट्स की टीचर थी पहले, फिर उन्होंने बेकायदा उनको मैंने कोर्स करवाया, मैंने करवाया कोर्स, अपलिफ्ट किया उनको आपने? हाँ कि मैडम योगा कोर्स करो आप, वो फिर अब मैं स्कूल में करा, उन्होंने योगा कोर्स चल रहा है उनका, कंप्लीट नहीं हुआ उनका, वो नाउ शी इज टीचिंग योगा टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप क्या स्किल देखते हैं अपने टीचर में जब आप हायर करते हैं अपने टीचर को? मैं जो एक्चुअली मेरे साथ क्या दिक्कत क्या है, मैं क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि क्वालिफिकेशन क्या है, जबकि मैं सिर्फ क्या देखता हूँ मैं कि टीचर को आता कितना है। पढ़ाना एक कला है, हाँ, उसका नॉलेज कितनी है, सब्जेक्ट पे कमांड क्या है उसकी। ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं बट पढ़ाना नहीं आता। हाँ, तो वो टीचर्स नहीं होते, वो टीचर नहीं होते। तो मैंने ऐसे देखे हैं
जो 10th पास होते थे बट बहुत अमेजिंग टीचर्स होते हैं। बड़े अच्छे होते हैं, उनका तरीका बड़ा अच्छा होता है पढ़ाने का। उनके पढ़ाए बच्चे आज तक नहीं देखे मैंने। अब तक याद होता है हिंदी, वो नर्सिंग पढ़ाती थी मैडम, पढ़ाती थी भाई बेचारी, तो शायद एक्सपायर हो गई, बड़ी मुझे होती वो। उनका पढ़ा बच्चे ऐसे पढ़ाते थे बच्चों को, वो बच्चा कोई ऐसे नहीं कि बच्चा अत्यधिक बच्चा था जो उनके पढ़ाओ बच्चा जो कुछ ना आता हो, ऐसा कोई नहीं हाँ, था। मुझे भी अपने, अगर मैं याद करूँ ना, मुझे पूरे स्कूल जर्नी में ना अपना एक ही टीचर याद है, वो भी नर्सरी ग्रेड का। मेरे गुप्ता मैम होते थे एक, नीना गुप्ता मैम। सो ज़बरदस्त टीचर थे, और मुझे आज भी सिर्फ मेमोरी में जो याद है, अगर मेरे से 10th क्लास के या 12th क्लास के टीचर्स पूछा जाए तो मुझे सोचना पड़ता है कि किस किस ने पढ़ाया है। बट अब मैं नर्सरी की बात करता हूँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज शी वॉज अमेजिंग टीचर। हाँ, उसका एक चीज़ हो सर, जब मुझे लगता है जो देहरादून का जो मॉडल है स्कूल्स का, वो अगर अडॉप्ट करेंगे हम, इट इज़ फार बेटर देन स्कूल दिल्ली से। क्योंकि तो पहले स्कूलिंग किया मैंने, मेरे साथ वीक बच्चे भी हुआ करते थे मेरे साथ, रहने कि हम तो एवरेज थे, चलो हम टॉपर भी नहीं थे लेकिन बिलो एवरेज नहीं थे, एवरेज थे, हम आराम से पढ़ते थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे दे वर बिलो एवरेज, वो गिरते फेल भी हुए तो, लेकिन ऑन टच में थे, या 40% नंबर लेकर आए वो। लेकिन आज ना कभी हम मुझसे मिलते हैं, कभी मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो 2 बार फेल हुए, बहुत सक्सेसफुल हो गए होंगे आज के टाइम पे इन टीचिंग लाइन। वो बड़े अच्छे टीचर है वो, बड़े अच्छे टीचर है वो। तो वो अभी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, मैंने आता ऐसा कभी नहीं देखा मैंने यहाँ पर ना, कि जो यहाँ पे गए फेल हो गया ना, उसको कुछ नहीं आता। मैं देखा वो बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता फिर ना वो। तो वहाँ पे सिस्टम थोड़ा लगता नहीं, या तो टीचर का फर्क है, टीचर्स बड़े अच्छे हैं वहाँ, मुझे लगता है टीचर जो पुराने टीचर्स थे, मुझे पता है अभी टीचर बड़े अच्छे पढ़े इनसे हम ना। यहाँ पर कुछ तो कमी है, पता नहीं, कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो है। राइट। सो क्या आप ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू, पेरेंट्स को स्पेसिफिकली या बच्चों को? क्या ऐसा एक मैसेज है जो आपको लगता है कि जरूर उनको जाना चाहिए और समझना चाहिए? सबसे पहले तो कि बच्चों को पैम्पर करना बंद कर दें, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो। अगर अगर बच्चा में पढ़ाई में अच्छी कुछ करे तो बच्चों को पैम्पर ना करें, बच्चे को ज़्यादा बिगाड़े, लाड़ प्यार बिगाड़े ना। ठीक है, आप एक लाडला बच्चा, 2 लाडले बच्चे आपके, लेकिन आपसे पहले उनका सगा टीचर होता है उनका, वो सिखाता है, वो बनाने वाला उनका अध्यापक है, शिक्षक है, आप नहीं। आप तो बिगाड़ सकते हो बच्चों को सिर्फ आप ना। आपको लगता है गुरुकुल वापस आना चाहिए हमारे कंट्री में? क्यों, ऐसा क्या है गुरुकुल सिस्टम तभी में? बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे बच्चे, आत्मनिर्भर तभी बनेंगे बच्चे ना। आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो तभी बनेंगे बच्चे तो वो। राइट, थैंक यू सो मच सर। ये कन्वर्सेशन तो कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करी हमने, हेल्दी डिस्कशन जिसे बोलते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट, एंड इट इज़ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सर, माय प्लेजर। थैंक यू सो